आज 19 मई 2026 की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डे और 19 मई 2026, ठीक है। तो आज कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डे नहीं है, देखेंगे। लेकिन सबसे कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे जुडिशरी और क्लैट पर्सपेक्टिव से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन ऑन इट्स ओन बेल डिसीजन, रिजर्व कर लिया, मतलब रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन, अपने ही डिसीजन को, किसमें? बेल के मैटर में। क्या मुद्दा है? हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्या नाम है पूरा? प्रिवेंशन एक्ट। वेरी गुड। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्या है कि ये इसके अंदर बेल के प्रोविजंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। वैसे तो क्या जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज दिस कि बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। जेल अपवाद में भेजा जाए और आमतौर पे कोई केस होता है तो उसमें क्या दे दी जाए? बेल दे दी जाए। लेकिन जब हम यूएपीए को देखते हैं तो उसका सेक्शन 43D का सबसेक्शन 5 क्या बताता है कि बेल कब मिलेगी? बेल कब मिलेगी? बेल मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है सेक्शन की वजह से। बेल कब मिलेगी? जब प्राइमा फेसी केस में ये लगेगा कि क्राइम हुआ है तो बेल नहीं मिलेगी। प्राइमा फेसी यानी कि ऊपर से देख के, ऐसे कि सुपरफिशियली देख के, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, हम लोग जब ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि हाँ क्राइम हुआ है तो बेल कैन, वैसे तो बेल डिनाई नहीं की जाती है, लेकिन इस केस में यूएपीए के केस में बेल कैन ऑर्डरली बी डिनाइड। तो ये क्या कर देता है एक तरीके से? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा कर देता है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ये खड़ा कर देता है कि भाई द कोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस क्रिएट अ वेरी लो थ्रेशोल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन। लो थ्रेशोल्ड यानी कि सिर्फ इतना साबित करना है, सिर्फ इतना दिखाना है प्रोसिक्यूशन को, यानी कि पुलिस को, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो प्रोसिक्यूशन साइड होती है, और जो एक्यूज है वो एक्यूज या डिफेंडेंट साइड, डिफेंडेंट नहीं होता, एक्यूज होता है, एक्यूज साइड होती है। ठीक है, तो एक्यूज साइड के लिए क्या हो गया? एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट हो गया। उसे पहले ही प्रूव करना है कि मैंने क्राइम नहीं किया, बेल के टाइम पे ही प्रूव करना है, बिना ट्रायल के प्रूव करना है ना। तो हम लोग जानते ही हैं कि शर्जील इमाम के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उमर खालिद के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले कई सालों से इन लोगों को बेल नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? कोई बताएगा? किसी को याद है? नहीं याद है? मार्गदर्शी किसा जी, किसा है लास्ट में? नहीं, क्योंकि ये मार्गदर्शी। प्रूफ नहीं पा रहे कि इन्होंने क्राइम नहीं किया। हाँ जी। क्योंकि ये लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे कि इन्होंने क्राइम नहीं किया, आई गेस। हाँ नहीं, वो तो है कि ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि इन्होंने क्राइम नहीं किया, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इनका तो अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। जब ट्रायल शुरू होगा तभी तो प्रूव कर पाएंगे कि हमने क्राइम किया या नहीं किया, है ना। तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि इन्होंने क्राइम किया है। और 5 साल 6 साल पहले इन्होंने क्या किया था? जेएनयू के अंदर कुछ नारे लगाए थे, जेएनयू जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे अंदर कुछ नारेबाजी हुई थी, है ना। उसके बाद फिर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको बोलते हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट। तो शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रोटेस्ट किस चीज के लिए था? वो सीएए एनआरसी के अगेंस्ट था। अब एक नया बिल लाने जा रही है सरकार, सीएए 2026। ठीक है, तो सीए 2019 के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट चल रहा था। 7 साल हो गए थे वो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि हाँ, जिन्होंने दंगे करे उन सबको बेल मिल गई, इनको दंगा भड़काने के लिए जेल में डाला हुआ है। जिन्होंने दंगे असल में किए थे उन सबको बेल मिल गई, उनके मुकदमे भी खत्म हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, उमर खालिद जो था इसलिए भाषणबाजी करता था, अच्छा स्पीकर है, बढ़िया बोलता है, जेएनयू का स्टूडेंट है, स्टूडेंट लीडर रह चुका है ना, सेक्रेटरी रह चुका है शायद, और कन्हैया कुमार के टाइम पे। कन्हैया कुमार आप लोग जानते होंगे भी, कांग्रेस का लीडर है ना। तो खैर हमें कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया टू कट ऑफ द चिकन नेक, टू कट ऑफ द चिकन नेक, कि हम चिकन नेक को काट देंगे। अब ये चिकन नेक क्या है?
चिकन नेट इंडिया की, हाँ हाँ, चिकन नेट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो इंडिया मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उसको जब कट ऑफ करने की बात की गई, तो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया गया कि ये हमारी, जब वहां पे कट ऑफ हो जाएगी तो हमारी एक तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो इसीलिए इनको यूएपीए के अंदर जमा कर लिया। जमा तो इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब चिकन नेक आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि चिकन नेक वैसे भी कई सारे मुद्दों के साथ जुड़ा रहता है इसका डिस्कशन। ये है चिकन नेक, ये जो पतली सी पट्टी दिख रही है, सिलीगुड़ी है, यहाँ पे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। तो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग को क्या बोलते हैं? चिकन नेक। इसके इधर देखो बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है, इधर चाइना है, और इंडिया जो कनेक्टेड है वो बस पतले से एक रास्ते से कनेक्टेड है अपने नॉर्थ ईस्ट, यानी कि सेवन सिस्टर्स को लेकर। अब सेवन सिस्टर्स की जगह एट सिस्टर्स भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने एक भाषण में कि एट सिस्टर्स है, तो एट एट सिस्टर इज सिक्किम। ठीक है, तो क्या ये कोई वैसी बात नहीं, लेकिन हल्का सा ध्यान रखिए। हम्म, तो एक, अब देखो जस्टिस भुयन ने क्या बोला इसके अंदर। जस्टिस भुयन ने बोला इनडेफिनेट इनकार्सरेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि इनडेफिनेटली आप यूएपीए के अंदर बुक करके किसी को जेल में रख लोगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 ओवर राइट स्टेट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 21 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जेल में जाने से कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएगी किसी की? जिंदा तो रखा हुआ ही है ना, खाना पीना तो दे ही रहे हैं। राइट टू मूव फ्रीली तो आर्टिकल 19 में चला गया। राइट टू फ्रीडम जो 6 फ्रीडम है उसमें आ जाएगा, राइट टू मूव फ्रीली। तो फिर ये आर्टिकल 21 कैसे लिख रहे हैं इसके अंदर? ये आर्टिकल 21 जेल में डालने से क्या किसी का आर्टिकल 21 इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी कि राइट टू लाइफ इन्फ्लुएंस हो सकती है क्या? आप बताओ दिव्या जी, हो सकती है क्या? नो सर, जी तो वहाँ पर भी रहा है। प्रियांशी? सर क्योंकि वो अपनी लाइफ के बेसिक पर्पसेस नहीं कर पा रहा, उनके जो राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, और क्योंकि अब वो रिस्ट्रिक्टेड है एक जगह पे। हाँ, बहुत बढ़िया, यही है। मैं मतलब ये बस यही सुनना चाह रहा था कि वो अपने लाइफ को एंजॉय तो नहीं कर पा रहे। तो राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए, क्योंकि डिग्निटी भी क्या है? हमारे जीवन जीने के अधिकार का क्या है? मूलभूत हिस्सा है। राइट टू हेल्थ भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू लिवलीहुड भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर। तो इस तरीके के बहुत सारे अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 इज नॉट जस्ट मियर एनिमल लिविंग, कि मैं सांस ले रहा हूं तो मैं जिंदा हूं, 5 किलो राशन मिल रहा है, जिंदा हूं मैं, ठीक है। तो ये राइट टू लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ इससे कहीं आगे की चीज है। ठीक है, वो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसको डीपली देखेंगे। अभी तो न्यूज पेपर के हिसाब से बस इतना समझो कि क्या है, कि जेल में भी डाल दिया तो राइट टू लाइफ का इंफ्रिंजमेंट है, अगर मेरे को कैसे डाल दिया, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो नहीं मिल रहे। आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 के अंदर जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो मेरे को नहीं मिल रहे हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि कोई भी व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसके अधिकार दे रखे हैं कि उसको सबसे पहले एडवोकेट मिलना चाहिए, उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा अरेस्ट का। ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और ऐसा ना करने के लिए सरकारों ने क्या बना रखा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। उसी में है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ही बताता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने की इजाजत देता है कि 6 महीने आप किसी को जेल में रख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ तो 6 साल से ज्यादा हो गए वो जेल में है, तो इस तरीके के प्रोविजन सरकार लॉज को टर्न एंड ट्विस्ट करके बनाते रहती है। वो सारी चीजें मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बेसिकली ऐसा करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, है ना। डिलेड ट्रायल कैन नॉट बी पनिशमेंट। डिलेड ट्रायल अपने आप में जो जिस तरीके से इनका ट्रायल चल रहा है ये अपने आप में पनिशमेंट है। इस पे एक आर्टिकल भी छपा था अभी कुछ दिन पहले कि ट्रायल इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट इस केस में। वो भी हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्राइमा फेसी टेस्ट अंडर यूएपीए इज 2 वीक।
जो प्राइमा फेसी टेस्ट है 2 वीक, ये कौन कह रहा है? जस्टिस भुयन कह रहा है। ठीक है, तो इसको हल्का सा याद रखेंगे, ज्यादा कुछ। अब 9 इंडियन स्टार्टअप हैं जो अभी इन स्पेस, हमारा इंडिया का इन स्पेस है ना, इन स्पेस क्या है पहले ये बताओ। वो फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं, इन स्पेस है क्या? इन स्पेस इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जैसे कोई प्राइवेट फर्म है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहती है, तो नासा से सपोर्ट चाहिए, इसरो से सपोर्ट चाहिए, या कहीं से भी सपोर्ट चाहिए, कहीं पे कोलैबोरेशन करना है, तो उन सब के लिए सरकार ने इन स्पेस बना रखा है। सिंगल विंडो क्या है ये? सिंगल विंडो, यहाँ से सारी चीजें हो जाती है। सिंगल विंडो रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, रेगुलेट भी करेगी और फैसिलिटेट भी करेगी। ठीक है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। देखो, इंडियन नेशनल स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है ताकि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी में आ सके। जैसे यूएसए के अंदर इलॉन मस्क बन गया स्पेस एक्स बना के, वैसे इंडिया के अंदर भी कोई इलॉन मस्क बन सके, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले उनको मौका दिया जाए। मौका कैसे देंगे? स्पेस प्रमोशन। ठीक है, फिर उनको ऑथराइजेशन भी चाहिए होगा। ये भी तो ऐसे नहीं कि कोई भी घुस जाए, ऐसी सेंसिटिव सेक्टर है ना, कोई भी कंपनी घुस जाए, ऐसा नहीं छोड़ सकते। तो ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा इस उसमें जुडिशरी में और एपीओ के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है इन स्पेस के क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो प्राइवेट, कॉमर्शियल और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है ये। और इसका एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और जून 2020 में ही बनाया गया है इन स्पेस को, जून 2020। अब एक स्पेस मीटिंग वेनेटो होती है 2026, स्पेस मीटिंग वेनेटो, इटली में। ठीक है, तो वेनिस के अंदर बेसिकली, है ना, तो वेनिस के अंदर होती है इटली में। तो वहां पर हमारी ये बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एस्ट्रो गेट है, एस्ट्रो बेस है, व्योम है, व्योम आईसी, सुब्रा टेक्नोलॉजी है, केपलर है, हाई स्पेस है, टेक मी टू स्पेस है, टेक मी टू स्पेस, जार्विक प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव स्पेस। तो ये सब, इन सब ने क्या किया है, वहां पर जाके कोलैबोरेशन किए हैं अलग अलग। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज, इतनी 9 कंपनीज है, टोटल 9 कंपनीज है ना। 9 इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। ठीक है, तो एक देखो, जो इसके अंदर एक एक चीज हम बनाने जा रहे हैं वो है क्यूबसैट। क्यूबसैट क्या होता है? क्यूबसैट होती है छोटी छोटी मिनिएचर सैटेलाइट। तो मिनिएचर सैटेलाइट स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये सब काम आती है। इसरो भी बनाता है ये क्यूबसैट, इसरो भी बनाता है ताकि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कहीं पर रिसर्चर्स हैं तो रिसर्चर्स को ये दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाने की एक बात हुई है। और उसके अलावा ग्राउंड स्टेशन डेवलपमेंट, ग्राउंड स्टेशन को डेवलप करेंगे जिससे कि कम्युनिकेशन सुधारा जा सके स्पेस का, ग्राउंड का। लॉन्च सर्विस इंटीग्रेशन, लॉन्च सर्विस को इंटीग्रेट करेंगे। लॉन्च सर्विस इंडिया की बेहतर है ही, है ना। तो इंडिया की लॉन्च सर्विसेज कौन कौन सी है ये भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं कहाँ से लॉन्च होती हैं, कौन से प्राइवेट के लिए हैं, कौन से हम लोगों ने अभी तक प्राइवेट सैटेलाइट्स भेजी हैं, वो सारी चीजें हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में करी थी रही है, तो उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक ये है यूडीएफ। यूडीएफ क्या है? यूडीएफ पार्टी है जो कि केरला के अंदर इन्होंने सरकार बनाई है। तो इन्होंने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने कहाँ सरकार बनाई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने आशा हाइक करी है। आशा हाइक करी है मतलब कि आशा वर्कर्स की सैलरी ऑनरेरियम है बेसिकली, है ना, सैलरी तो उनको मिलती भी नहीं, तो ऑनरेरियम को हाइक करा है। चलो ठीक है, तो ऑनरेरियम को हाइक करा है। अब आप ये समझो कि आशा है कौन, सबसे पहले ये समझो आशा कौन है, आशा वर्कर कौन है, कोई बता सकता है? आंगनवाड़ी है सर ना, जो क्या आशा अलग हेल्थ है? केयर देखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। अब नाम में एक्टिविस्ट आ गया, तो सरकार ने कहा कि तुमको सैलरी नहीं मिलेगी, तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा ऑनरेरियम। अब ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत काम किया। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशन,
प्री नेटल न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देते हैं, पोस्ट नेटल के ऊपर भी ध्यान देते हैं। जो नई नई माएँ बनी हैं उनको आयरन मिलना है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको आयरन मिलना है, कैल्शियम मिलना है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी क्या क्या चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं। एक तरीके से क्या है, एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर टाइप से, लेकिन सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं। और न्यूट्रिशन जब तक हमारे देश के अंदर नहीं पहुंचेगा, हमारे देश के बच्चों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे देश में ओलंपिक्स के मेडल नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश में बौद्धिक विकास उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। जितना कि हम लोग कहते हैं कि जब हमने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी तो हम दुनिया के बौद्धिक में सबसे आगे थे, यानी कि इंटेलिजेंस में सबसे आगे थे। तो वो सबसे आगे कैसे पहुंचेंगे जब हमारा न्यूट्रिशन ठीक होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए फ्रंट लाइन पे काम कौन करता है, आशा वर्कर। और उनको रुपए कितने मिलते हैं आप अंदाजा लगाओ, मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं। बहुत सारे आंदोलन कर लिए इन्होंने, प्रोटेस्ट कर लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इनका ऑन वेरियन नहीं बढ़ाती है, केरला गवर्नमेंट ने 12,000 कर दिया, विच इज गुड, ठीक है। उसके अलावा फ्री बस सर्विस कर दी है, इंश्योरेंस कर दिया इनके लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया इनको, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें इन्होंने करी। मैटरनल हेल्थ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए भी यही लोग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में वो पी होगी पोलियो ड्रॉप, है ना, तो पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स यही लोग आते हैं, है ना। तो ये 2 अलग-अलग स्कीम है, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ठीक है। पब्लिक हेल्थ कैंपेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक तो ये टॉपिक है जो ये कह रहा है कि गर्मी तो बहुत है, लेकिन दिन में गर्मी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी रात को बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं कह रहे कि रात दिन से ज्यादा गर्म हो गए, लेकिन रात को जितनी गर्मी पड़ा करती थी उसमें बढ़ोतरी ज्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू कि दिन में जितनी गर्मी में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये दिन का टेम्परेचर है 32 डिग्री आसपास, और ये रात का टेम्परेचर है अप्रैल महीने का महाबलेश्वर का 18.9 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो अब ये देखो जो बढ़ोतरी हुई है वो रात के टेम्परेचर में ज्यादा हुई है। रात के टेम्परेचर में क्या कह रहे हैं, अगर दिन का टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ा है, क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स वर मोस्टली नियर नॉर्मल दिन के, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर रात को क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर उतना मिनिमम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, यानी कि उतना नीचे नहीं जा रहा रात को टेम्परेचर जितना उसको जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 0.11 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आधा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया मिनिमम टेम्परेचर। ये बात समझ में आ रही है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। चलो ठीक है। अब इसको बोलते हैं, इससे क्या होगा, मतलब इससे होगा नाइट, रात ज्यादा गर्म हो जाएंगी और दिन थोड़ा सा, मतलब दिन तो गर्म है ही, रातें ज्यादा गर्म हो जाएंगी। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने क्या बना लिए, अर्बन जंगल बना लिए। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हीट जो है वो कंक्रीट के जंगल में ट्रैप हो जाती है। कंक्रीट जहाँ पे हमने बिछा दिया वहां पे हीट ट्रैप हो गई, और रात को जब एक दुनिया का हीट बजट होता है, थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। दुनिया का एक हीट बजट होता है, यानी कि एक दिन का समय होता है जब सूरज निकला होता है तो हीट आती है ना, हीट आती है सूरज से, और रात को वापस ये रात दिन में जो आती है वो आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, रात को जो जाती है वो जाती है ट्रांसवर्स वेव में। तो दिन में जो हीट आ रही होती है वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है ट्रैप नहीं कर पाती, लेकिन रात वाली वेव को क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर लेती है, जिसको बोलते हैं, क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही हो रही है। अब क्या हो रहा है, मॉइस्चर बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉइस्चर हवा में ज्यादा है। तो जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं, वो भी हीट को बहुत अच्छे से ट्रैप करने का काम करते हैं। बादल है आसमान में तो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, है ना। तो ये हीट ट्रैप करने का काम करते हैं सब, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CH4 है, मीथेन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसेज कैसी होती है, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जो हीट को ट्रैप कर लेती है। अब हीट को ट्रैप करके रखेंगी, बाहर नहीं जाने देंगी, वरना नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए,
ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होनी चाहिए। रात को जितना 51% के आसपास एब्जॉर्ब कर लेती है और 49% के आसपास क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है हीट को। ठीक है, तो ये 51% एब्जॉर्ब हुआ, रात को यही ट्रांसवर्स वेव बन के जाने हैं और ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो पूरी की पूरी हीट एमिट हो जाएगी और अर्थ कूल डाउन हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या क्या होंगे, यानी कि इंसानों के ऊपर इफेक्ट डायरेक्ट क्या होगा, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि रात का समय क्या होता है, रिकवरी का समय होता है बॉडी की। हमारे बॉडी के साथ साथ क्रॉप भी रिकवर करती है। जो दिन की हीट वेव्स हैं जो और इंटेंसिफाई होती जाएंगी आगे आने वाले समय में, उससे रिकवर करने के लिए रात का समय, क्रॉप्स के लिए भी इंसानों के लिए भी। तो जो हीट रिलेटेड डिजीजेज हैं वो बढ़ेंगी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज बढ़ेंगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्रॉप फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिससे कि फूड सिक्योरिटी पे क्या होगा, असर पड़ेगा। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है कि हम अपने नेचर का ख्याल रखें नेचर। ठीक है, क्यों डेंजरस है मैंने आप लोगों को बताया दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, अर्बन हीट आइलैंड जो हम लोगों ने ये अर्बन आइलैंड्स बना रखे, ये हीट आइलैंड बन जाते हैं। आसपास तो ठंडा है, आप कभी देखो तो मेरठ से बाहर निकलो, आप किसी भी शहर में, जिस भी शहर में आप रहते हो शहर से बाहर निकलो आप, और बाहर की तरफ जहाँ जंगल वाला एरिया है वहां पे जाओ, तो वहां पे आपको अपने आप ही 1 2 3 4 ऐसे टेम्परेचर का अंतर महसूस हो जाएगा, सिर्फ बाहर निकलते ही सिटी से। ठीक है, तो वो हम लोगों ने जो एक कंक्रीट के जंगल बना रखे हैं उसकी वजह से क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है। कंक्रीट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो एमिट करता है वो एमिट करने की दर उसकी कम होती है, एमिट नहीं कर पाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, वो हल्का सा पढ़ लेना, बाकी ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सा टॉपिक तो यही है, इसके अलावा देखो आईएलओ ने वार्निंग दी है। आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया है, वार्निंग दी है। क्या कहा है कि भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है बहुत भयंकर, जो कि हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, जिस जब ये वॉर शुरू हुई थी मेरे ख्याल से हम लोग उसी दिन से बात कर रहे हैं कि क्या होगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा तो लोगों का कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो क्या होगा, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है, क्यों, लेबर इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा और सप्लाई चेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मेन वार्निंग क्या है कि 2026 में 14 मिलियन फुल टाइम जॉब चली जाएंगी लोगों की, और 2027 और बुरा होने वाला है, 38 मिलियन फुल टाइम जॉब चली जाएंगी लोगों की। ठीक है, ये एस्टिमेटेड जॉब लॉस है। देखो अ, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है, वर्ल्ड रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, सारे इंडिकेटर यही बता रहे हैं, है ना, लगातार यही बता रहे हैं। देखो ग्लोबल आवर वर्क डिक्लाइन होगा 0.5% 2026 में, लेकिन 2027 में 1.1% है, दुगने से ज्यादा नुकसान होगा 2027 में, अगले साल, ऐसा एस्टिमेशन। ठीक है, एडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट 2026 में 5 मिलियन और 2027 में 20 मिलियन एडिशनल अनएम्प्लॉयड व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, लेबर इनकम कितनी नुकसान होगी, 1.1 ट्रिलियन इस साल, और अगले साल 3 ट्रिलियन। लेबर को जो इनकम होती है $3 ट्रिलियन की इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, और मेन इफेक्ट आएगा अरब स्टेट्स के ऊपर जहां वॉर चल रही है, एशिया पैसिफिक जहां हम रह रहे हैं। क्यों आएगा, क्योंकि हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं, हम गल्फ, एक तो देखो एनर्जी डिपेंडेंसी के ऊपर है, वो लोग क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। गल्फ माइग्रेशन, जो माइग्रेशन होगा गल्फ से, या माइग्रेशन अभी भी गल्फ के अंदर चल रहा है, जो उससे जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगी, तो वहां से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ट्रेड ट्रेड इंटीग्रेशन जो खराब हो रहा है उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब इंडिया इसमें बंद रहेगा, क्योंकि भैया 85% ऑयल हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, 85% ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे क्या इन्फ्लेशन का रिस्क है। इन्फ्लेशन क्या होता है कोई बताओ मुझे,
प्रियांशी बताओ मेरे को इन्फ्लेशन क्या होता है? पॉवर्टी। हाँ जी, प्रियांशी कहाँ है? सर प्रियांशी नहीं है? चलो आप बताओ दिव्या। सर पॉवर्टी। इन्फ्लेशन पॉवर्टी नहीं होता है। देखो इन्फ्लेशन याद रखने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपने एक मीम सुना होगा, वो एक आदमी दुकान पे जाके कहता है 10 रुपए का बिस्कुट कितने रुपए का है? तो 10 रुपए का बिस्कुट जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 रुपए का रहे, वो 10 रुपए का बिस्कुट 12 रुपए का भी हो सकता है। तो ये जो 10 रुपए से 12 रुपए का हो गया, इससे क्या हो गया, प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए। इन्फ्लेट मतलब खुल जाना। तो प्राइसेस क्या हो गए, खुल गए। 10 रुपए के थे 12 रुपए के हो गए। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, महंगाई जिसे आप हिंदी में बोलते हो, है ना। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा, जितनी कमाई हुई उससे ज्यादा खर्चा हो गया, हमें लोन लेना पड़ रहा है खर्चा करने के लिए, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। रुपए की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर 96.4 रुपीज का हो गया डॉलर। 96 का जो थ्रेशोल्ड था उसको ब्रेक कर गया, 96.4 रुपीज का एक डॉलर हो गया। अब डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, इससे हमें असर क्या पड़ने वाला है? इससे हमें असर ये पड़ेगा कि जैसे हम लोग जो चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं ना। पहले हमको $1 का मान लो 90 रुपए देना पड़ रहा था। $1 का सामान मंगाया हमने इंडिया के अंदर, $1 का मान लो गोल्ड मंगाया या $1 का पेट्रोल मंगाया, कुछ भी, तो हमें क्या 90 रुपए देना पड़ रहा था। अब हमको $1 का सामान मंगाने के लिए 96.4 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सीएडी बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू करंट अकाउंट डेफिसिट। जितना हमने इंपोर्ट किया उसमें से अगर हम एक्सपोर्ट माइनस कर रहे, यानी कि जितना सामान हमने खरीदा उसमें से वो माइनस कर दे जितना सामान हमने बेचा। 150 रुपए का सामान खरीदा, इंपोर्ट किया, 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया, बेचा, माइनस कर दो 50 रुपए, क्या हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट। समझ में आया दिव्या आपको ये? यस सर। तो ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट को ही कम करने के लिए मोदी जी ने क्या कहा था, सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम से कम यूज करो, विदेश घूमने मत जाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो। जैसे वो ना कहते तो अभी मैं 10-16 सोना खरीद ही लेता, विदेश घूमने जाता, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है अभी तक। ठीक है। तो ऊपर से देखो हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है गल्फ कंट्रीज से। हमारे पास बहुत सारा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस भी सीएडी को कम करने में मदद करता है। रेमिटेंस क्या होता है कि मान लो मेरा एक रिश्तेदार गल्फ में रहता है जिसका नाम है ए, उसने वहां पे दिरहम कमाए, है ना, दिरहम कमा के उसने क्या किया, इंडिया में मैं बैठा हूँ, उसका रिश्तेदार बी, उसने मेरे को कुछ दिरहम भेजे कि लो अपना खर्चा चला लेना या घर बनवा लेना या कुछ भी। मैं उस पैसे को इंडियन इकोनॉमी में खर्च करूंगा ना, तो इंडियन इकोनॉमी में ऐड हो गए ना वो रुपए। तो जो रेमिटेंस है वो भी क्या हो जाता है, सीएडी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद करता है। अभी गल्फ वॉर चल रही है तो रेमिटेंस आना कम हो जाएगा, रेमिटेंस आना कम हो जाएगा तो सीएडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा देखो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है या नेचुरल गैस जो है, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है। एक मैंने आप लोगों के साथ टर्म कुछ दिन पहले डिस्कस की थी जब हम लोगों ने इन्फ्लेशन पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना, स्टैगफ्लेशन। तो एक बात वो टर्म किया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब महंगाई तो बढ़ रही हो लेकिन ग्रोथ ना हो रही है। देखो जब महंगाई बढ़ती है तो इसलिए महंगाई बढ़ना ग्रोथ का इंडिकेटर है। क्यों है इंडिकेटर ग्रोथ का, इन्फ्लेशन ग्रोथ का इंडिकेटर कैसे, कोई समझा सकता है?
जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा इफेक्ट हो सकता है जो कि इंडियन इकोनॉमी फेल कर देती है इस वाले कंसेप्ट को कि इन्फ्लेशन वो अगर रुपए डेप्रिशिएट होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हालांकि उसका इन्फ्लेशन से कोई ज्यादा नहीं है, लेना देना है ही कर है सारे कंसेप्ट है ना। लेकिन मुझे मैं क्वेश्चन दिया क्या पूछा था मैंने आपको, इन्फ्लेशन ग्रोथ का इंडिकेटर कैसे है? इन्फ्लेशन होता कब है? जब आप डिमांड करते हो, डिमांड कर रहे हो उसके मतलब आपके पास पैसा है, क्या मतलब ग्रोथ हो रही है ना। इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है ना, कि जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे यानी इन्फ्लेशन होगा। और डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन ग्रोथ का इंडिकेटर है। लेकिन अब हम स्टैग्फ्लेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब यहाँ तो बढ़ रही थी डिमांड की वजह से, इसीलिए हमको ग्रोथ दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कॉस्ट ही ज्यादा हो गई है, फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा हो गई है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट ज्यादा हो गई है, वॉर की वजह से सब चीजों का कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से मजबूर बढ़ गए। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, चीजें दो वजह से महंगी हो सकती है ना, एक आपका प्रोडक्शन महंगा हो गया और दूसरा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। या प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ रही है, आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतना ज्यादा हो गया कि उसको रिकवर करने के लिए आपको प्राइसेस इन्फ्लेट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्टैगफ्लेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये टर्म डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। स्टैगफ्लेशन, स्टैग का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो दो वर्ड है। स्टैग का मतलब स्टैगनेंट, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ। क्या रुक गया? ग्रोथ रुक गई। और फ्लेशन ये क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई अभी भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि एलपीजी महंगी हो गई, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, एनर्जी महंगी हो गई, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, है ना। अब मुझे वो पैसे रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी ना। देखो एकदम सिंपल तरीके से समझो इसको। मैं एक बिस्किट बनाता हूँ पार्ले जी। क्या बनाता हूं मैं? पार्ले जी। ठीक है, और ये पार्ले जी जब मैंने बनाया तब तो बहुत चल रहा था, 90s में, 1980s, 90s, बहुत चल रहा था, बिक रहा था एकदम। तो 80s में मैंने इसका प्राइस रखा मान लो 2 रुपए। ठीक है, 90s में क्योंकि बहुत ज्यादा बिक रहा था, डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं सप्लाई उतनी नहीं कर पा रहा था, तो प्राइस क्या हो गए? इन्फ्लेट हो गए, ये 5 रुपए का हो गया 90s में। ठीक है, अब क्या हुआ? मान लो वॉर हो गई, कब? 2000 में, सन 2000 में वॉर हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा। तो जो मेरे मेरे जो भट्टी चल रही थी जिसके अंदर मेरे बिस्किट पक रहे थे, उस भट्टी के लिए जो फ्यूल लगता था वो महंगा हो गया। जो फ्लावर आता था, जो आटा आता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। चीनी महंगी हो गई क्योंकि फर्टिलाइजर महंगे हो गए, फ्लावर महंगा हो गया क्योंकि फर्टिलाइजर और पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? महंगी हो गई। अब मेरे को कॉस्ट ही पड़ रही है 7 रुपए, मुझे बनाने में 7 रुपए का पड़ रहा है, तो मैं 5 रुपए का कैसे बेच दूंगा? लेकिन डिमांड तो नहीं बढ़ी, डिमांड तो नहीं बढ़ी, लेकिन मुझे अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, 10 रुपए का करना पड़ेगा, तभी मैं 3 रुपए कमा पाऊंगा एक बिस्कुट पे, है ना। तो यही क्या हो रहा है? ये मैक्रो लेवल पे हो गया। माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे देखें अगर हम, नेशनल लेवल पे देखें तो क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई दो वजह से हो रही है। एक तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड अगर बढ़ गई, आप सामान लेने जाओगे बाजार में तो क्या हो गया? डिमांड बढ़ेगी।
और डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन होगा। तो ऐसा वाला जो डिमांड पुश इन्फ्लेशन होगा वो ग्रोथ इंडिकेट करेगा, दिखाएगा कि ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आप सामान लेने जा रहे हो दुकान पे, इसका मतलब आपके पास पैसा है, आप उसको खर्चा कर रहे हो, है ना, यानी कि कंजम्पशन बढ़ रहा है बेसिकली, है ना। लेकिन अगर कॉस्ट ही ज्यादा हो गई वॉर की वजह से या किसी वजह से, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन आया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो क्या होगा, तो स्टैगफ्लेशन कहलाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाएगा, स्टैग्नेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, पैसे का प्राइसेस का इन्फ्लेशन हो गया लेकिन ग्रोथ स्टैग्नेंट रह गई। ठीक है, अब समझ में आया। यस सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर से मेरे मोदी जी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ उसके अंदर चीजें निकल के नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग जो पहले से, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग पहले से देख चुके हैं, उसी को पुश करने की यहाँ पर बात हुई है। इसके अलावा नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, उतना ही इसके अंदर काफी है। इसके अलावा जो हमारी एक डील हुई है उनके साथ, देखो बाकी बाकी सारी चीजें जो भी बात हुई है वेग है। वेग मतलब कि एमओयू बन जाना, बातें हो जाना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सब चीजें क्या होती है, वेग होती है। वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, होंगी नहीं होंगी, अभी पता नहीं। लेकिन क्या चीज होगी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो टॉपिक आया ये एग्जाम में आया। ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग दो तीन तरीके से मेन में यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव अगर वो पूछता है आपसे कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जो खतरा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज वन ऑफ दैट। जैसे आप सोलर कह सकते हो, विंड कह सकते हो, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास फ्यूल। ठीक है, तो बायोमास फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन, ये दो चीजें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM। ठीक है, कौन चलाता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या चलाती है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कब लॉन्च हुआ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 2023 में लॉन्च हुआ। ठीक है, जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रीन कलर की होगी। ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है, कोई बताओ मेरे को, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है। Maybe which is not harmful. विच इज नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं, वो बात नहीं। सर जो नेचुरल हाइड्रोजन, प्रोसेस से होती है, हाँ जी, जो नेचुरल प्रोसेस से होगी। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं, बनानी आपको खुद पड़ेगी। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पानी में है ना, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड पीते हो रोज। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब हम हाइड्रोजन, एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप लोगों को याद होगा अगर, एक स्कूल में ऐसे कंटेनर दिलाते थे, उसके अंदर पानी भर देते थे, फिर उसके अंदर एनोड कैथोड ऐसे डुबा देते थे, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, है ना, और उसके अंदर से बबल्स निकलते थे, यहाँ पे बबल्स निकलते थे ऐसे 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 ऐसे। याद है ये वाला एक्सपेरिमेंट, क्या हो रहा था इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो अलग स्प्लिट अलग हो होते थे रहा था। मॉलिक्यूल्स, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जा रही थी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अलग अलग हो रही है, इसी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके लैब में करना है, छोटी सी वो 12 वोल्ट की बैटरी काम कर जाएगी, यहाँ तो कॉमर्शियल यूज करना है। तो बहुत सारे पानी को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। उस एनर्जी को अगर आप कोल से ले रहे हो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, उसको अगर आप किसी फॉसिल फ्यूल से ले रहे हो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी एनर्जी, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ से ले रहे हो, न्यूक्लियर पावर्ड है, सोलर पावर्ड है, विंड पावर्ड है, तो वहां से वो ग्रीन हो जाती है। क्योंकि कोयला अगर जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, है ना, किसी भी फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे तो पॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे तो क्या पॉल्यूशन नहीं होगा, कार्बन फुटप्रिंट
मिनिमम होगा, कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम होगा तो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। ठीक है, तो इस ग्रीन हाइड्रोजन को बेचने का हमने क्या किया है, सौदा किया है। ठीक है, ये मेन टारगेट है हमारे ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। 125 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करेंगे। 8 लाख करोड़ रुपए ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह छोड़ दो, जॉब देंगे 6 लाख के आसपास जॉब इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर कहीं शॉर्ट नोट देखने के लिए आता है या फिर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक ये बायो एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। बायो एनर्जी सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज बायो एनर्जी सिस्टम? क्यों कहती है सरकार गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, अलग अलग करके दो, ताकि उसका बायोफ्यूल बनाया जा सके, ताकि उसका जो आपका कूड़ा है उसका बायोफ्यूल बनाया जा सके। कैसे? बायोमास क्या होता है, जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गए, है ना, जैसे पराली बोल देते हैं, हस्क हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, गीला कूड़ा, सीवेज स्लज हो गया। सीवेज स्लज से भी क्या बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम नदियों में बहा रहे हैं और नदियां गंदी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम उसका फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, बायो सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, हाइड्रोजन रिच सिंक गैस बना सकते हैं, ये सारी चीजें इससे बन सकती हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि इन सब चीजों को का एक कंटेनर, मतलब एक क्लोज्ड उसके अंदर रखा जाएगा। क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रख के क्या करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर हाई होगा तो वो जल जाएगा, लेकिन जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन लिमिटेड देंगे ताकि वो पूरी तरीके से जल ना जाए। ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाएगा, आउटपुट क्या निकलेगा, सिन गैस। सिन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, सिन गैस को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीट जनरेशन में, इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, वही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और भी कई जगह पर इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बना के हम अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, ड्राई बायोमास, जो सूखा कूड़ा है, ड्राई बायोमास है। ड्राई बायोमास यानी कि पराली जो बच गई है ना, क्रॉप रेसिड्यूज जो बच गए, हस्क जो बच गया है, वुडी वेस्ट, वुड लकड़ी का जो वेस्ट बच गया है वो, उससे हम क्या कर सकते हैं, या ये कैसी होगी, एरोबिक, इसके अंदर एरोबिक क्या होगी, डाइजेशन होगी। एरोबिक मतलब कि जहां पर एयर की जरूरत है। एक होती है एनारोबिक, एनारोबिक में जहां पर ऑक्सीजन हम बिल्कुल भी नहीं देते उसको, ये कैसा गीला कूड़ा है, स्लज, वे, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, मैं जूम करता हूँ तो नहीं होता, वो जूम करके चली गई, है ना, और मैं जूम आउट कर रहा हूं तो जूम आउट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो गीले कूड़े से क्या बना सकते हैं, बायोगैस, डाइजेस्टेड यानी कि फर्टिलाइज लाइक रेजिड्यूज का बचता है, उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं जो बचेगा। उसके अलावा बायोगैस तो हम यूज कर ही सकते हैं फ्यूल की तरह, और जो बचेगा उसको भी हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इससे दो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, एनर्जी सिक्योरिटी की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, ये इस आर्टिकल में कह रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन कौन सी गैसेज बनेगी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंडरी है, मेजर मीथेन बनेगी, मीथेन यानी कि सीएनजी, सीएनजी यानी कि हम लोग उससे गाड़ी अपनी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वेट वेस्ट चाहिए, सीवेज, फूड वेस्ट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, आप लोगों को पता ही है 85% हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, अगर देखो शॉर्ट नोट में आता है अगर जुडिशरी मेंस के अंदर, तो शॉर्ट नोट को हम शुरू कैसे करेंगे। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स, अगर आता है तो, अगर लिखा हुआ है एनर्जी सिक्योरिटी पे शॉर्ट नोट लिखो, तो एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स रिलायबल, कुछ कंपोनेंट्स होने जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ रही है बिजली आ रही है तो हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी है। कैसी होनी चाहिए, रिलायबल, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, और अनइंटरप्टेड एक्सेस टू एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे यहाँ अनइंटरप्टेड तो बिल्कुल नहीं आती है, हालांकि पेट्रोलियम में और ये कुकिंग गैस में हमारा अनइंटरप्टेड है। अफोर्डेबल
पता नहीं शायद, है ना? उज्ज्वला योजना सरकार को चलानी पड़ी थी, सोच के चलानी पड़ी होगी। और रिलायबल, ठीक है, रिलायबल तो अभी हम पता चल ही गया कितनी रिलायबल है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो एनर्जी क्राइसिस इंडिया के अंदर एक खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय के अंदर। तो पता नहीं क्या होगा। बायो एनर्जी कैन रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जो हम इम्पोर्ट करते हैं ये पेट्रोलियम और ये सारी चीजें जो इम्पोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंस कम कर सकता है। डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज improve resilience during global conflicts, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो याद रखेंगे SATAT, SATAT क्या है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। कौन चलाता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को चलाती है। क्या है ये? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, यानी कि सस्टेनेबल भी हो और ऑल्टरनेटिव किसका ढूंढ रहे हैं? अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, अफोर्डेबल भी हो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर क्या है? बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोग देख रहे होंगे आजकल, तो इथेनॉल भी क्या है? बायोफ्यूल है। इथेनॉल भी तो बायोफ्यूल है, शुगर केन से बन रहा है, राइस से बन रहा है, टुकड़ा राइस से बन रहा है, तो क्रॉप रेसिड्यूज से बन रहा है, वेस्ट राइस से बन रहा है, जो पड़ा पड़ा सड़ रहा था चावल, उस चावल से बन रहा है इथेनॉल, है ना? तो बायो सीएनजी बन सकती है, एडवांस बायोफ्यूल बन सकते हैं। उसके अलावा गोबर स्कीम है, छोटे स्तर पे गांव के अंदर अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए वेस्ट टू वेल्थ और रूरल बायोगैस जनरेशन के लिए ये है। जो गोबर गैस के प्लांट लगा लेते हैं ना गाँव गाँव में, छोटे छोटे प्लांट लग जाते हैं, आप लोगों ने देखे हो कभी? ये देखिए, तो गोबर गैस के प्लांट क्या करते हैं कि बहुत बड़ा गड्ढा करो, उसके अंदर गोबर गाय का गोबर भैंस गोबर डालते जाओ, उसको बंद कर दो, तो उसके अंदर गैस जनरेट होने लगती है। फिर उस गैस को आप कुकिंग गैस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है? सर्कुलर इकोनॉमी की इसके अंदर बात की है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जो इफेक्ट कॉज हो रहा है, वेस्ट ऑफ वन सेक्टर बिकम्स इनपुट फॉर अनदर। जो एक सेक्टर का वेस्ट है एग्रीकल्चर का लिए, जो वेस्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो बायोफ्यूल इंडस्ट्री के लिए क्या है? इनपुट है, उसी से बायोफ्यूल बन रहा है ना? लास्ट है हुकूमत, है ना? इसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है ना? इम्पोर्ट अभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ा ही है, 14% से एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में इम्पोर्ट भी तो बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट कम हो गया हो, इम्पोर्ट भी तो बढ़ा है। तो पीएम मोदी ने अपील की है ये सब चीजें करने के लिए कि पेट्रोल यूज कम से कम करो, गोल्ड मत खरीदो, बाकी आप सबको पता है कंजम्पशन कम, है ना? तो फॉरेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्रूड ऑयल अगर है तो हम लोग एनर्जी डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल के सेक्टर के अंदर। गोल्ड और सिल्वर में भी हम लोग क्या करते हैं? बाहर से खरीदते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें डॉलर, अपना फॉरेन एक्सचेंज में जो डॉलर पड़ा है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारा एसेट है उसको हमें खर्च करना पड़ता है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी के लिए फर्टिलाइजर जरूरी है, वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। देखो बस ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कितना कितना इम्पोर्ट करते हैं, बाकी इसके जो एनालिसिस है वो हम लोग कई बार कर चुके हैं, है ना? क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है, फर्टिलाइजर अगर नहीं आएगा तो क्रॉप फेलियर हो सकता है, खाना महंगा हो सकता है, फूड सिक्योरिटी पे खतरा है, ठीक है? फ्यूल अगर महंगा आएगा तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को बताइए। देखो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये है हमारे ऑयल सप्लायर्स। ऑयल सप्लायर्स में सबसे ऊपर कौन है? रशिया, फिर इराक, सऊदी, यूएई और यूएस। यूएस से भी अभी हम लोग अपना इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं प्रेशर में, ठीक है? और रशिया से हम लोगों ने कब खरीदना शुरू किया? 2023 के बाद खरीदना शुरू किया। इसके ऊपर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना? इसके अलावा ऑयल, जो हम लोग खाने का ऑयल यूज करते हैं, पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, और सबसे ज्यादा ऑयल हम लोग इनसे ही खरीदते हैं खाने वाले। इसके अलावा सोयाबीन अर्जेंटीना और ब्राजील से मंगाते हैं, और सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन से मंगाते हैं, दोनों ही दुश्मन, ठीक है? यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी वीट की मंडी भी है ना? वीट का एक्सपोर्टर है, ठीक है? उसके अलावा फर्टिलाइजर, पोटाश हम लोग कनाडा, बेलारूस और रशिया से मंगा रहे हैं। फॉस्फेट हम लोग मोरक्को और जॉर्डन से, और एलएनजी गैस तो सबसे ज्यादा कतर के पास है ही, कतर से हम लोग सबसे ज्यादा मंगा रहे हैं, लेकिन अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो इससे क्या पता चलता है कि फर्टिलाइजर हो गया, एनिमल ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, इसके लिए हम क्या है? दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें उनसे मंगाना पड़ता है। जब हम उनसे मंगाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। मोदी जी ने कहा कम यूज करो, तो उससे क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में शायद मदद मिल जाए।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वियतनाम से, चाइना से, यूएसए से। जो हाई एंड है जैसे एप्पल वगैरह के हो गए तो वो हाई एंड है, वो हम यूएस से इम्पोर्ट कर रहे हैं। थोड़े सस्ते वाले हो गए जैसे मेरे पास है वीवो और ओप्पो, ये सारे हो गए, शाओमी हो गया, ये चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप इवन नोट पैड वगैरह ये सारी चीजें चाइना से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट उससे बढ़ता है, ठीक है। और एपीआई एपीआई एक हम लोग कई बार बात करते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो फार्मास्यूटिकल्स का बहुत ज्यादा, हम लोग दवाइयां बहुत ज्यादा बनाकर बेचते हैं, लेकिन दवाई बनाने के लिए चाहिए होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडिया में नहीं होता, ये हम चाइना से मंगाते हैं, फिर दवाई बना के यूएसए को बेचते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब इसमें वल्नरेबिलिटी आप लोगों को हर जगह दिखाई दे रही है कि हम लोग सब चीजों के लिए या तो चाइना, कतर, यूएसए, रशिया, इन्हीं दो लोगों पे डिपेंडेंट है, और किसी इसीलिए हम लोग सबकी बातें मानने पे मजबूर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो हमेशा खतरे में रहती है। एक ये मैंने पैसे निकाला है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। इसकी बात की गई है कि जो हमारे पास इनएडिक्वेट कम है, क्या क्या कम है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व जो है वो बहुत कम है, तो उसके ऊपर बात की, इसके ऊपर हमने कल भी डिस्कशन किया था, है ना।